गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, कम्युनिटी मेडिसिन में अपन ने पहला लेक्चर कर लिया था अपना। ठीक है, आज इसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने मैन एंड मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, वहां पे हमने क्या क्या देखा था मैं एक बार बस रिवाइज कर दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। फिर अपन अपने न्यू टॉपिक पे आते हैं ना। तो मैन एंड मेडिसिन। ठीक है, मैन एंड मेडिसिन देखा था। उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि मेडिसिन इन एंटीक्विटी। ठीक है, मेडिसिन इन एंटीक्विटी। प्राचीन टाइम पर कौन कौन सी मेडिसिन चलती थी उनके बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि सुपर नेचुरल थ्योरी। ठीक है, सुपर नेचुरल थ्योरी के बारे में, ग्रीक मेडिसिन, अरब मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन, ये सब हमने इससे पहले लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हम आए थे हम डाउन टू। ठीक है, डाउन ऑफ साइंटिफिक, डाउन ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन के बाद में आया था अपना मेडिकल केयर। मेडिकल केयर। ठीक है, और जो प्रेजेंट में चल रहा है वो चल रहा है अपना हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन। ये मेडिकल केयर रिवॉल्यूशन था। ठीक है, और ये हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन। अभी जो हम देख रहे हैं वो सब कुछ हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा फोकस हो रहा है। पहले जो इससे पहले जो एरा चल रहा था उसमें मेडिकल केयर रिवॉल्यूशन चला था, उसमें मेडिकल से रिलेटेड चीजें थी। जब आपको डिजीज कंडीशन हो जाती है उसके बाद की कंडीशन पे हम ज्यादा फोकस कर रहे थे, और इस एरा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्लियर। आज अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंडिकेटर्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ, आज का टॉपिक लिखिए आप। हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो आज हमें कंप्लीट करना है। इंडिकेटर्स, ये हेल्थ से रिलेटेड इंडिकेटर्स की बात हो रही है। इंडिकेटर्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। ठीक है, हेल्थ की लिखिएगा इसमें। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO: स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। State of physical, mental, and social well-being, not merely presence or absence of disease, not merely है, यानी कि केवल केवल ऐसा नहीं है कि एक एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ डिजीज होना ही क्या है, केवल हेल्थ है। साथ में पेशेंट का फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग, ठीक है, वैसे भी ठीक होना जरूरी है। इसी में नेक्स्ट और इंफर्मिटी। इंफर्मिटी, इंफर्मिटी का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ डेफिनेशन ना। स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। क्लियर। अब हम देखते हैं हेल्थ के जो, देखते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ हेडिंग डालिए, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ का याद रखना, इसके मल्टीपल डायमेंशन होते हैं। हम इसको एक चीज से डिफाइन नहीं कर सकते कि ये हेल्थ ही है। ठीक है, आपने एक लाइन सुनी होगी कि किसी को, इट इज वेरी इजी टू से दैट यू हैव ए डिजीज, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से यू आर ए हेल्दी, है ना। ये लाइन सुनी होगी आपने।
तो यही हम उसी को हम इसमें देखेंगे कि किसी को हम डिजीज बताना बहुत इजी होता है, बट किसी को अगर हेल्थी बोलना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ में लिखिए, पहला डायमेंशन आता है फिजिकल। फिजिकल डायमेंशन, तो इसमें फिजिकल डायमेंशन मतलब होगा आपका फिजिकली परफेक्ट फंक्शनिंग, जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, या फिर क्या है, एक गुड कॉम्प्लेक्स है, बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो गुड है, तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन आता है आपका मेंटल डायमेंशन। ठीक है, मेंटल डायमेंशन के अंदर लिखिएगा, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, नॉट जस्ट एब्सेंट ऑफ मेंटल इलनेस, इसके अलावा इसमें क्या होगा, फ्री फ्रॉम दी कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब किसी भी वो मतभेद में, वाद विवाद में ना पड़े। ठीक है, फ्री फ्रॉम दी कॉन्फ्लिक्ट्स, और साथ में वेल एडजस्टेड विद सोसाइटी, एंड वेल एडजस्टेड विद सोसाइटी। नेक्स्ट लिखिए थर्ड, सोशल डायमेंशन। थर्ड नंबर का डायमेंशन है सोशल डायमेंशन। इसके अंदर लिखेगा इजीली एडजस्ट टू सोसाइटी, इजीली एडजस्ट विद सोसाइटी। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो उसका इंटरेक्शन है सोसाइटी के साथ में वो कैसा है, जो सोशली वो कैसा है, लोगों के साथ में कैसा इंटरेक्ट कर रहा है पर्सन। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन लिखिए इसी में, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड इंटरेक्शन विद अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं सोशल डायमेंशन के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल, ठीक है, आप लोगों ने कई लोगों को देखा है ना, स्पिरिचुअलिटी भी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब मीन एंड इसका मीनिंग एंड पर्पज, एक पर्सन का क्या हो, एक मीनिंग हो, एक पर्पज हो उसका। ठीक है, इसके अंदर लिखिएगा पॉजिटिव रिएक्शन टू सिचुएशन, पॉजिटिव रिएक्शन टू सिचुएशन। अब इसका स्पिरिचुअली का मतलब यही नहीं है कि अपन जो भगवान को मानने वाली बात चल रही है, इसके अंदर हम यहाँ पर किसी भी कोई सिचुएशन आती है उसमें उसका किस तरह का पॉजिटिव रिएक्शन है। ठीक है, उस चीज को लेके। नेक्स्ट, इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन, किसी भी एक सिचुएशन में उसकी क्या फीलिंग्स है। ठीक है, चाहे किसी के साथ किसी की डेथ हो गई है तो वहां उसकी किस टाइप की फीलिंग आ रही है, या कोई हैप्पी है सामने वाला तो उसके साथ में किस तरह की उसकी फीलिंग है, या उसके साथ में लव केयर ये सब चीजें किस टाइप की है, ये सब आएगा उसका इमोशनल डायमेंशन में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल, वोकेशनल डायमेंशन, इसके अंदर लिखिएगा वर्क इज फुली एडेप्टेड टू ह्यूमन गोल्स, वर्क इज फुली एडेप्टेड टू ह्यूमन गोल्स, मतलब कि जो काम कर रहे हैं वो एक गोल बनाकर एक डिटर्मिनेशन के साथ में कर रहे हैं, और वो उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो क्या है उसका जो डायमेंशन है, वोकेशनल डायमेंशन इज वेरी गुड, है ना। तो ये टाइप्स हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ के। हमने इसको 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक आपका फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, और इसके बाद है अपना सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन एंड वोकेशनल डायमेंशन। ठीक है, इनमें से पूछ सकते हैं कि किस टाइप का डायमेंशन में क्या होता है ना। तो एक एक लाइन पता होनी चाहिए। या डायमेंशन ऑफ हेल्थ मल्टी डायमेंशनल होता है कि सिंगल डायमेंशनल होता है, ये आपका क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन हेल्थ। चेंजिंग मतलब हम आज जिस कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, आज हम चल रहे हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में, होलिस्टिक अप्रोच। आप कहीं भी जाओगे ना ये वर्ड आपको बहुत दिखेगा। ठीक है, स्पेशली हम होम्योपैथी में, होम्योपैथी में तो अपन शुरू से ही होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जो मेडिसिन वाले थे, है ना, जो एलोपैथी में, यह केवल केवल डिजीज या जर्म थ्योरी पे बिलीव करते थे। ठीक है, लेकिन आप आज के पर्सपेक्टिव में देखोगे
तो ये सब भी किस पे बिलीव करने लग गए हैं, होलिस्टिक अप्रोच पे। तो इसका जो इवोल्यूशन हुआ है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हेडिंग डालिए, चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन हेल्थ। पहले क्या कॉन्सेप्ट चलते थे और अब क्या कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो उसमें पहला लिखिएगा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर लिखिएगा एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कंसिडर्ड एज ए हेल्दी बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी। पहले पहले के टाइम पे क्या होता था इस इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि अगर आपको डिजीज नहीं है मीन्स आप क्या हैं, आपको डिजीज नहीं है मीन्स आप हेल्दी हैं। ठीक है, लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। ठीक है, ये किस पे बेस्ड था, जर्म थ्योरी पे, है ना। और जर्म थ्योरी किसने दी थी, लुईस पास्चर ने। याद रखना, ये एमसीक्यू आ चुका है और मैं पिछले इसमें डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो लुईस पास्चर ने दिए। नेक्स्ट लिखिए इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट आया था इकोलॉजिकल, जो हम इन्वायरमेंट से जोड़ते हैं ना, कि इसको कोल्ड एयर में जाने से तबीयत खराब हो गई, या इसको नॉइस पोल्यूशन में हेडेक हो रहा है, या एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आई, फिर बाद में ये एड ऑन होता है। तो इसमें लिखिएगा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट टू हेल्थ, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट टू हेल्थ। थर्ड फिर ऐड हुआ अपना साइको सोशल, साइको सोशल। इसके अंदर लिखिएगा इफेक्ट ऑफ सोशल ये थर्ड नंबर है साइकोलॉजी। सर, ये थर्ड है हाँ साइको सोशल। हाँ, थर्ड नंबर का है। पहला अपन ने कौन सा पढ़ा था, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। सेकंड इकोलॉजिकल पढ़ा था, इकोलॉजिकल में अपन ने देखा था ना, एनवायरनमेंट से जोड़ा था। ठीक है, और थर्ड साइको सोशल। ये हम चेंजिंग कॉन्सेप्ट वाला बता रहे हैं ना, एक वो डायमेंशन वाला तो खत्म हो गया है ना, याद रखना। ये नया वो स्टार्ट किया है टॉपिक, उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं साइको सोशल। इसमें लिखे इफेक्ट ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर ऑन हेल्थ, पॉलिटिकल फैक्टर ऑन हेल्थ। जैसे कि मैं एक कॉन्सेप्ट बात करूं, आप अभी नेपाल की बात कीजिए। अभी नेपाल में दंगे हो रहे हैं, है ना, मतलब हो रहे थे। ठीक है, या अफगानिस्तान। तो वहां की जो सोशल लाइफ है, या फिर अपन गाजा की बात करें, या फिर हम यूक्रेन की बात करें। ठीक है, या अपने एक सोशल, अपने यहाँ पे भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके पहले की कई बार कई लोगों में पैनिक आ गया था जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। तो क्या है, सोशल जो लाइफ है ये भी अफेक्टेड होती है। तो इसके अंदर जो फैक्टर रखे हैं हमने वो कौन कौन से रखे हैं, अफेक्ट बाय सोशल, है ना, साइकोलॉजिकल, या कल्चरल। जैसे कई कल्चर्स में होता है ना, खाना इतनी बजे से इतनी बजे खाना है, वहाँ फास्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। कहीं में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बाहर का प्याज नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्या करते हैं, हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक, इसी के अंदर ना, इकोनॉमिकली कंडीशन। अगर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अगर पुअर होगा, तो आपको भी पता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर मतलब पर्सन इज मोर मतलब उसको कौन सी डिजीज होने के ज्यादा चांसेस होंगे, कम्युनिकेबल डिजीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना, क्योंकि इतना अच्छा सैनिटेशन नहीं हो पाता, इतनी ज्यादा वो नहीं हो पाएगी, है ना। दूसरा पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर आपने देखा ही है अभी जो नेपाल में हुआ। ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल फैक्टर को ऐसे समझ सकते हैं, करप्शन। जितना ज्यादा करप्शन उतनी ज्यादा जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो डाउन। जैसे आप बिहार, एग्जाम्पल ऑफ बिहार। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो थोड़ा अलग है ना। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो कई दूसरी कंट्रीज का ले लो जहाँ पर करप्शन लेवल कम है, तो वहां पर हेल्थ या दूसरी जो चीजें हैं वो भी कितनी है, अच्छी हो जाएंगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपका। नेक्स्ट होलिस्टिक अप्रोच, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, फोर्थ नंबर का होलिस्टिक अप्रोच। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, किन किन को, बायो मेडिकल को, इकोलॉजिकल और साइको सोशल को, तो अपना क्या बन जाएगा, होलिस्टिक।
अप्रोच। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन हेल्थ। तो इसके अंदर लिखिएगा होलिस्टिक अप्रोच में इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर ऑन हेल्थ, इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर ऑन हेल्थ। नेक्स्ट लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ, थोड़ा सा बोरिंग करेगा है ना, ये है ही चैप्टर ऐसा कि यहाँ पे केवल और केवल लिखाना है, समझाने का बहुत कम है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग में वो आते हैं, ठीक है। पहला लिखिएगा लेवल ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग। इससे एमसीक्यू आते हैं, इस कॉन्सेप्ट से याद रखना। हर 2 से 3 साल में इन तीनों में से एक से क्वेश्चन पूछा जाता है हर। तो ये थोड़ा सा देखना, इसको कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, इसमें लेवल ऑफ लिविंग पहला लिखा है मैंने, दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। थर्ड लिखिएगा इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे दो, PQLIN, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI, ठीक है। यही मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हम्म। तो ये है, पहला आप लिखिए लेवल ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग। इसके अंदर लिखिए जिसमें अपन हेल्थ, इसके अंदर क्या आएगा, आपकी हेल्थ कैसी है, आप किस टाइप का फूड ले रहे हो, या फूड कंजप्शन किस टाइप का है, आपकी हाउसिंग कैसी है, आपकी एजुकेशन कैसा है, आपका ऑक्यूपेशन कैसा है। तो लेवल ऑफ लिविंग डिसाइड करता है ना, ये सारी चीजें मिला के आप कैसे उसमें रह रहे हो, ठीक है। आपके यहाँ पर फ्रीडम कितनी है ना, फ्रीडम कितनी है, ठीक है। मीडिया कैसा है, तो ये आपका सब लेवल ऑफ लिविंग डिसाइड करेगा, ठीक है। स्पेशली ऑक्यूपेशन हो गया आपका, फूड कंजप्शन कैसा हो रहा है, हेल्थ कैसी है, तो ये लेवल ऑफ लिविंग में आएगा। दूसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर लिखिए पहला, ठीक है। मिलते जुलते हैं आपस में ना, ऐसा नहीं कि इसमें जो पॉइंट आ गया वो इसमें नहीं आएगा, और इनमें दोनों में जो पॉइंट आ गए वो इसमें नहीं आएंगे, आ सकते हैं। ये हमने डिसाइड किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजों से आया है, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑफ लिविंग। इसके अंदर लिखिएगा इनकम एंड इनकम एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। सेकंड है स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, आपका घर कैसा है, वेंटिलेटेड है नहीं, उसमें क्या डैम्पनेस तो नहीं है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा मतलब कि कोई ऐसा तो नहीं है कि पानी लीक हो रहा है, बारिश का मौसम है पानी भर रहा है पूरे घर में, बाढ़ आ रही है, ऐसी जगह तो घर नहीं है। तो स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग कैसी है आपकी, सैनिटेशन कैसा है वहां पे, ठीक है, सैनिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, एंड न्यूट्रिशन, और आप कैसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं।
उसके बाद लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ, आपके जो यहाँ पर है वो लेवल ऑफ हेल्थ कैसे हैं, ठीक है, आप जिस एरिया में रह रहे हो, लेवल ऑफ हेल्थ प्रोविजंस, कितने डॉक्टर्स हैं वहां पर, कितनी नर्स हैं, और हॉस्पिटल बेड कितने हैं वहां पर, ठीक है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है कि नहीं, वहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर है कि नहीं, वो सारी चीजें है ना। तो प्रोविजन ऑफ हेल्थ, ठीक है। दूसरा एजुकेशन, वहां पर आपकी जो एजुकेशन है वो किस टाइप की हुई है। नेक्स्ट, रिक्रिएशन एंड अदर सर्विसेज, recreations and other services, level of health, education and recreation and other services। तो ये सारी चीजें मिलकर आपका क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तय करते हैं कि आप जिस जगह पे रहते हो वो किस टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में, एक क्वेश्चन आया हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ, जो इसमें अपन ने फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना, इनकम एंड ऑक्यूपेशन। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट डिपेंड ऑन, ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है। तो डिपेंड ऑन, तो इसका आंसर लिखिएगा, इट डिपेंड ऑन दी पर कैपिटा, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन की ग्रोस नेशनल इनकम, जीएनआई, उस पर ये डिपेंड करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक कंट्री का कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होने वाला है, ये उसकी पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, थर्ड इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये एक चीज याद रखना है, डायरेक्टली नहीं पता चलता इसमें, लेकिन इसको हम एज ए कंट्री वाइज देखते हैं ना, पूरी कंट्री का कैसा है उसके अकॉर्डिंग, पर पर्सन वाइज नहीं होता इसमें। हेलो। तो उसमें, हाँ हेलो। हाँ, एक पॉइंट और नोट कर लेना बाकी लोग। जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे हर बार चेंज हो के आता है, कभी जीएनपी लिख देता है वो, कभी जीएनआई भी लिख देता है, ग्रॉस नेशनल इनकम भी लिखता हाँ, है, ग्रोस नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी, भी लिखता है। ग्रोस और नेशनल प्रोडक्ट साथ अभी। में साथ में वो पूछ लेता है कभी कभी, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, हाँ ठीक है। हाँ, ग्रॉस नेशनल इनकम है ना, कभी कभी पूछ भी लेता है कि क्या होती है। तो जो जितना भी इनकम होता है ना कंट्री का, वो जितना भी उन्होंने गुड सर्विसेज यूज की, वो बाहर से अब्रोड से जितना भी इनकम कमाया, या अंदर में जितना इन्होंने इनकम किया, वो सब मिला के पॉपुलेशन का डिवाइडेशन होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है। और जो भी पीक्यूएलआई जो नेक्स्ट आ रहा है, वो आपके पर कैपिटा जीएनपी पे डिपेंड नहीं करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है इसके अंदर, स्टेटमेंट के अंदर। तो ध्यान रखना, पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा जीएनपी जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंड करता है। पीक्यूएलआई से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। क्लियर कर लेना ये चीज अच्छे से। हाँ, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें नेक्स्ट, इसी का लिखिए, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीक्यूएलआई, इसके बारे में लिखिएगा, इसकी फुल फॉर्म लिखिए, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। इसके अंदर एक चीज याद रखना, नो इनकम, मैं आगे बताऊंगा इसको। पीक्यूएलआई के अंदर 3 पॉइंट्स लिखिए, आई, आई से याद रखना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस कंट्री का कैसा है, एल उस कंट्री का लिटरेसी रेट कैसा है, और थर्ड पॉइंट लाइफ एक्सपेक्टेशन एट द एज ऑफ 1 ईयर। तो लाइफ, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ एज ऑफ 1 ईयर उसका कैसा है, मतलब एक साल में कितने बच्चे अगर मतलब जिंदा रहे तो उसमें से कितने पैदा हुए तो कितने उसमें से जिंदा रहे, है ना। इसका स्केल होता है, स्केल 0 to 100, 0 to 100,
अभी इंडिया का जो इंडेक्स है PQLI वो है 65। PQLI ऑफ इंडिया इज 65। ठीक है, यहाँ पे जीरो का मतलब याद रखना उसका सबसे वर्स्ट कंट्री जिसका अगर जीरो आता है। 100 इज बेस्ट, स्टैंड फॉर बेस्ट। हमने यहाँ पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और इसमें लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट है एट द एज ऑफ द 1 ईयर, ये तीन चीजों को रखा है। इसमें हमने इनकम का क्राइटेरिया नहीं रखा है। ठीक है, तो इसमें याद रखना पीपल आई में नो इनकम, यहाँ इनकम से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये सबसे पहले याद रखना SDI देता कौन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये कौन देता है, किस कंट्री का कितना है, और स्पेशली इंडिया का कितना है, हमें इंडिया से मतलब होना चाहिए ना। तो पहला लिखिए आप, इसे देता कौन है, तो UNDP। SDI को UNDP से आती है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये WHO, ये यूनाइटेड नेशन की एक वो रहती है। ठीक है, संस्था है यूनाइटेड नेशन। तो वहीं से इसके अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, उनमें से इसी का जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वहां से आती है SDI। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं ये लिखिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए बर्थ, हमने वहां पर 1 लिखा था, यहाँ पर 0 लिखा है, मतलब एट ए बर्थ। सेकंड है आपका इसमें पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यहाँ हमने इनकम की बात की है, जबकि PQLI में हमने कोई इनकम की बात नहीं की है ना, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज। थर्ड पॉइंट आता है इसका नॉलेज। अब नॉलेज कैसे तय होगा यही मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए बर्थ। ठीक है, यह किस कंट्री का सबसे बेस्ट है, स्टैंडर्ड जो हम मान के चलेंगे इसमें, तो वो है जापान। इसी से हम जितनी भी जो भी संख्या निकालेंगे वो इसी से निकालते हैं। तो इसकी कितनी है, 70 ईयर्स ऑफ एज, है ना, 70 साल एज। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम का स्टैंडर्ड है वो है कतर, कतर कंट्री का। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉलेज। नॉलेज के अंदर पहले लिखिएगा मेजर इन मेजर इन टर्म्स ऑफ मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूल, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूल, उसके बेसिस पे निकलती है ये। ठीक है, तो ये है चेक रिपब्लिक का सबसे बेस्ट। ठीक है, अभी भारत का बहुत कम है, अभी हम देखते हैं कितना है ना। तो इसमें स्टैंडर्ड आता है चेक रिपब्लिक। इसकी स्पेलिंग होती है CZECH एंड रिपब्लिक। ठीक है, अब लिखिएगा SDI ऑफ इंडिया। तो इसको हम जो स्केलिंग करते हैं वो 0 से 1 के बीच करते हैं, 0 to 1। ठीक है, याद रखना अगर हम लिख रहे हैं 0.552, अगर किसी का 0.55 से कम आ रहा है मीन्स उसका क्या है, लो एसडीआई कंट्रीज होंगी वो। अगर किसी का 0.55 से लेकर 0.69 के बीच आ रहा है, 0.69, तो वो कौन सी होंगी, मीडियम एसडीआई, मीडियम एसडीआई। थर्ड है अपना 0.7 से लेकर 0.79, 0.79, इसके बीच है हाई एसडीआई, हाई एचडीआई, और मोर देन 0.8 है तो उनका कैसा आएगा, वेरी हाई एचडीआई कंट्रीज, वेरी
हाई HDI कंट्रीज। तो जो इंडिया है अभी अपना कौन से में आता है, मीडियम HDI कंट्रीज, 0.55 टू 0.69 के बीच। ठीक है, मीडियम HDI है जिसमें इंडिया आता है, जिसमें इंडिया का जो HDI है, ठीक है, ये याद रखना। जब भी HDI की रिपोर्ट आती है वो 2 साल पहले का डाटा बताती है। जैसे कि 2025 में जो रिपोर्ट आई है वो 2023 का डाटा बताएगी, 2026 में जो रिपोर्ट आएगी वो 2024 का डाटा बताएगी। तो अभी 2025 का डाटा एड ऑन हुआ है तो मैं वो वाला लिखूंगा। आपकी बुक्स में हो सकता है कि 2023-22 का डाटा लिखा हो, मतलब 2 साल पुराना। उससे भी, ये 2024 में अगर आपने बुक ली होगी तो उसमें 2022 का डाटा आएगा, ठीक है। या आपने 2023 में तो उसमें 2021 का, तो ये हो सकता है कि उस पे जो डाटा लिखा है वो चेंज हो सकता है ना। तो अभी मैं 2025 का लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ आपको। तो अभी इंडिया का डाटा है 0.685। ठीक है, तो ये मीडियम HDI में आएगा। ये संख्या याद रखना, MCQ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको अब। और इंडिया की जो रैंक है ना, यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 कंट्रीज हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में आती हैं। उनमें से इंडिया की इस बार रैंक है 130, 130, 30वीं रैंक है HDI के, उसमें 130वीं रैंक है। तो ये भी याद रखना, ये भी MCQ का पॉइंट है। 2025 का डाटा लेटेस्ट डाटा है वो बता रहा हूँ मैं। क्लियर? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लेना ना। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ नया टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें छोटे छोटे ही टॉपिक्स आएंगे अभी, है ना, क्योंकि अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं ना अभी। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, इसमें लिखिएगा। देखिए, 2 टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं, या तो एक हेल्दी स्पेक्ट्रम रहेगा जो सबसे पॉजिटिव रहता है, और एक डेथ जो सबसे लास्ट में, है ना, याद रखना। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव स्पेक्ट्रम है। डेथ इज नेगेटिव स्पेक्ट्रम और हेल्थ इज पॉजिटिव स्पेक्ट्रम। अब इसके बीच में जो जो चीजें आएंगी वो क्या हो जाएगा, हेल्थ और डेथ के बीच। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि हेल्थ आ गई फिर डायरेक्ट डेथ आ गई, या गैप हो गया। गैप नहीं होता कभी भी, या तो पे पर्सन की हमेशा हेल्थ रहेगी या फिर उसकी डेथ होगी। और इसके बीच की जो जो चीजें आती है उसे हम क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम। इसके अंदर लिखिएगा पहला पॉइंट। इसको हम ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ में लिखिए, हेल्थ एंड डिजीज lie in continue and there is no single cutoff point, and there is no single cutoff point. It is lowest point is death, is lowest point is death and highest point is health. इस पे MCQ लिख लेना। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ जिस पे मैंने भी बताया, लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, डेथ, और हाईएस्ट पॉइंट इज हेल्थ। अब इसके अंदर लिखिएगा पहले पॉइंट पे, पहला लिखिए पॉजिटिव हेल्थ ना, ये सबसे हाईएस्ट है। पॉजिटिव हेल्थ इज हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पे लिखिए बेटर हेल्थ। थर्ड पॉइंट लिखिए इसमें, ऐसे नेक्स्ट करते लिखते जाइएगा ना। पहला हो गया पॉजिटिव हेल्थ, सेकंड हो गया बेटर हेल्थ, थर्ड हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस। फोर्थ पे लिखिए अनरिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, मतलब जो सिकनेस है वो है तो सही पर उसको पहचान नहीं पा रहे, अनरिकॉग्नाइज सिकनेस। फिर लिखिए माइल्ड सिकनेस, माइल्ड सिकनेस। अब सिकनेस का पता लग गया है लेकिन ज्यादा सिकनेस नहीं है। 6 पॉइंट पे लिखिए सीवियर सिकनेस, बहुत ज्यादा सिकनेस है। और 7 पे लिखिए डेथ।
डेथ। तो ये क्या है? पॉजिटिव हेल्थ, बेटर हेल्थ, फ्री फ्रॉम सिकनेस, अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, माइल्ड सिकनेस, सीवियर सिकनेस और डेथ। ये है हेल्थ का स्पेक्ट्रम। तो जैसा अपन ने बोला ना, एक कंटिन्यूटी में देखने को मिलता है, लाइफ हेल्थ और डेथ के बीच एक कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। कभी भी इनके बीच में गैप नहीं होगा। या तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हेल्थ में रहेगा या फिर डेथ की तरफ रहेगा। तो ये एक स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन होता है। ये अपना ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है हेल्थ का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। इसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ के बाद आया नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। इनके अंदर लिखिए आप। तो हमने कुछ डिटर्मिनेशन किए हैं हेल्थ के। पहले मैं नाम बता दे रहा हूं, फिर उनके अंदर लिखेंगे। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन पहला है, बायोलॉजिकल। सेकंड लिखिए, बिहेवियर एंड सोशल कल्चरल कंडीशन, बिहेवियर। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट से लिए हैं, इसलिए आपको बार बार ऐसा लग रहा होगा कि सब सेम ही पढ़ रहे हैं, बट ये अलग अलग है सब, है ना। इनका मटेरियल अंदर का एक ही हो सकता है, बट क्या है, ये अलग अलग बार में दिए गए ना, इसलिए हमें सबको पढ़ना है। तो बायोलॉजिकल, सेकेंड है बिहेवियर एंड सोशल कल्चरल डिटर्मिनेशन। थर्ड पॉइंट पे लिखिएगा, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। फोर्थ, सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन। हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज। सिक्स नंबर पे लिखिए, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट, जेंडर, जेंडर। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के 7 पॉइंट है। पहला है अपना बायोलॉजिकल, सेकंड है बिहेवियर एंड सोशल कल्चरल डिटर्मिनेशन, थर्ड है इन्वायरमेंटल, फोर्थ है सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन, हेल्थी इंटरवेंशन और एजिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड जेंडर। ठीक है, यह हेल्थ सर्विसेज है ना, हेल्थ सर्विसेज भी बोलते हैं इसको ना। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड जेंडर। पहला लिखिए बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन। तो बायोलॉजिकल में अपने क्या आते हैं, जीन्स, ठीक है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी डिजीज। किसी की फैमिली में मान लीजिए हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, तो वो क्या है, नेक्स्ट उसमें भी आ सकता है। या हेयर लॉस की हिस्ट्री है, तो आपने देखा होगा ना, हेयर लॉस की हिस्ट्री आ रही है। जीन्स पर्टिकुलरली कोई डिजीज से रिलेटेड ऐसे जीन्स है जो उनसे रिलेटेड है, तो बायोलॉजिकल। उसके आता है बिहेवियरल, सोशल कल्चरल। जैसे मान लीजिए कि कोई स्मोकिंग करता है या अल्कोहल करता है, उसकी उसमें अल्कोहल या स्मोकिंग, तो इससे रिलेटेड जो भी हेल्थ हेल्थ खराब होगी वो बिहेवियरल सोशो कल्चरल में आएगा। या फास्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या जहाँ पर कल्चरली कई चीजें होती है ना, कई जगह ताड़ी पी जाती है अल्कोहल का टाइप, वो पूरी फैमिली में ही पी जाती है, तो उनको भी जो होने वाला है ना। ये एनवायरमेंट, जैसे आप देखोगे ना एयर पोल्यूशन, अभी आप दिल्ली को देख लो, एयर पोल्यूशन में तो एक पर्टिकुलरली हेल्थ डिस्टर्ब होगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं या अदर टाइप की डिजीज हो सकती है। फिर वाटर पोल्यूशन, तो जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके आसपास का जो वाटर कंजप्शन हो रहा है लोगों में, वहां से क्या होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा और उसकी वजह से हेल्थ खराब हो सकती है। या नॉइज पोल्यूशन, तो इस जगह पे नॉइज बहुत ज्यादा हो रहा है ना, आपका घर ऐसी जगह है जहाँ पर डेली डीजे बजता है, तो हेल्थ पर इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन। तो सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन में कैसा, पुअर, अगर आपकी पुअर सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन है, तो यहाँ पर जो डिजीजेज होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीजेज देखने को मिलेंगी। और अगर आप एक अपर सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन से आते हैं, तो आप में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज देखने को मिलती हैं ज्यादातर केसेस में ना। तो ये इसको क्या डिफाइन करेगा, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन को। नेक्स्ट, हेल्थ सर्विसेज। आपके पास हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, आपके पास में डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशो क्या है, आप जहाँ रहते हो
वहां पर आपका डॉक्टर बेड रेशियो कितना है ना, पॉपुलेशन बेड रेशियो कितना है, डॉक्टर नर्स रेशियो कैसा है, वहां पर जो अवेलेबिलिटी जो डॉक्टर है वो है कि नहीं, वहां पर मेडिकल कॉलेज है कि नहीं, ठीक है, वहां पर दवाई के लिए मेडिकल भी है कि नहीं, तो ये सब आपकी हेल्थ सर्विसेज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। अभी इंडिया में क्या हो रहा है, जैसे हम कई लोग जापान पे पहुंच जाते हैं, बट इंडिया में 30 के बाद सबसे ज्यादा हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और इंडिया की पॉपुलेशन अभी कैसी है, एक यंग एज में, ठीक है। तो अब ये अगर 30 के बाद एक साथ सारे लोग जाएंगे तो सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आने वाली है, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्पेशली बहुत ज्यादा है ना। नेक्स्ट, जेंडर। जेंडर में वुमेन्स, ठीक है, पहला तो क्या है, खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है स्पेशली फीमेल्स में बहुत देखने को मिलती है। और दूसरा, वो फैमिली को पहले मैटर कर देती हैं, फैमिली को प्रायोरिटी देती है, पहले फैमिली को खाना खिलाएंगी, बाद में खुद खाना खाएंगी, या फिर जो वुमेन्स है उसका जेंडर इक्वलिटी कैसा है यहाँ पर, थोड़ा सा इंडिया में अभी इक्वली नहीं है ना, तो चीजें भी उस अकॉर्डिंगली अफेक्ट करती है, तो स्पेशली डिटर्मिनेशन ऑफ द वुमेन, है ना। नेक्स्ट लिखिए, इनसे एक आध का पूछ लेंगे, है ना, इनमें आपको फैक्टर दे देंगे, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ नहीं करता, तो आपको याद होना चाहिए, कुछ 8वें 9वें नंबर पे कुछ ऐसा फैक्टर लिख दिया जो है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। अभी हमने डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। थोड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा ये, इसके अंदर लिखिएगा, एन आइडियल इंडिकेटर, एन आइडियल इंडिकेटर should be valid, should be valid, reliable, sensitive, specific, feasible, FEASIBL, feasible मतलब होता है प्रैक्टिकली, feasible एंड रिलीवेंट, एंड रिलीवेंट, ये एक आइडियल इंडिकेटर के वो हैं पॉइंट्स, क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, स्पेसिफिक चीज को बताना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए मतलब उसकी प्रैक्टिबिलिटी भी होनी चाहिए ना, एंड रिलेवेंट। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं, पहले अपन नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक से उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका मोटिलिटी इंडिकेटर, मोटिलिटी इंडिकेटर। सेकंड आता है आपका मोर्बिडिटी इंडिकेटर, मोटिलिटी मतलब मृत्यु से रिलेटेड, है ना, मृत्यु से रिलेटेड। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर मतलब होता है आपका डिजीज से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट, मृत्यु मतलब डेथ, है ना, डेथ से रिलेटेड। थर्ड होता है डिसेबिलिटी इंडिकेटर, डिसेबिलिटी इंडिकेटर। नेक्स्ट, लिखते जाइए इसमें ना, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। इसके बाद लिखिएगा यूटिलाइजेशन रेट्स, यूटिलाइजेशन रेट्स। 6 नंबर पर न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर। 7 पॉइंट सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर, सोशल एंड मेंटल हेल्थ indicators. Next, environmental indicators, environmental
indicators, socio economical indicator, socio and economical indicator. Next, health policy indicator, health policy indicator. Next, basic needs indicator, basic needs indicator. ठीक है, तो ये हैं अपने इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। तो हम पहला देखेंगे मोटिलिटी इंडिकेटर। देखिए, हम अभी यहाँ पर रेट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि इन्फेंट्स मोटिलिटी रेट क्या होता है, एक्यूट डेथ रेट क्या होता है। इनके लिए हम सेपरेट चैप्टर है वहां पे पढ़ेंगे। केवल अभी हम नाम नाम लिखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केवल वो ये पूछ लेता है ये इंडिकेटर ऑफ हेल्थ है कि नहीं है। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालिए आप, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ये सब हमको चीजें पढ़नी, जो जो अभी अपन बताते जा रहे हैं ना, ये सब आपके आगे आएगा, है ना। तो पहला लिखिए मोटिलिटी इंडिकेटर में क्रूड डेथ रेट, CRUDE, क्रूड डेथ रेट। सेकंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। इसका याद रखना, केवल जितने भी मोटिलिटी इंडिकेटर आएंगे ना, उसमें से ये केवल एक अकेला इंडिकेटर है जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव होता है। बाकी सारे नेगेटिव इंडिकेटर हैं। ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है। इसके अंदर लिखना इसी को, है ना, इसके अंदर लिख लीजिए, इट इज ओनली पॉजिटिव मोटिलिटी इंडिकेटर। बाकी सब आपको नेगेटिव है ना। मोटिलिटी मतलब डेथ, डेथ इज नेगेटिव साइन। और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ मतलब कि कितना ये पर्सन या इस कंट्री का जो एक पर्सन है ये कितना जीता है ना। जैसे हम इसको स्टैंडर्ड किसको मानते हैं, जापान को स्टैंडर्ड, है ना। तो पहला हो गया अपना क्रूड डेथ रेट, सेकंड एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, थर्ड एज स्पेसिफिक डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, फोर्थ इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट्स मतलब लेस देन 1 ईयर ऑफ द एज, इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मतलब 1 से 4 साल का, है ना, 1 to 4 ईयर, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मतलब अंडर दी 5, है ना, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट, एडल्ट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, इसलिए बस अभी नाम नाम लिख रहे हैं। जब इनका चैप्टर पढ़ेंगे पूरा एज सारे पढ़ेंगे अपन, है ना। नेक्स्ट लिखिए प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद केस फैटेलिटी, केस फैटेलिटी रेट। उसके बाद लिखिए ईयर्स ऑफ पोटेंशियली लाइफ लॉस्ट, ईयर्स ऑफ पोटेंशियली लाइफ लॉस्ट। तो ये सारे क्या हैं आपके नेगेटिव इंडिकेटर है, एक्सेप्ट दी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। ये भी मोर्टेलिटी इंडिकेटर है, बट ये पॉजिटिव टाइप का मोर्टेलिटी इंडिकेटर है। याद रखना ये बात, पूछा जाता है ये इसलिए। नेक्स्ट, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ में सेकंड आता है अपना मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज से रिलेटेड भी है ये, है ना, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। इसके अंदर पहला लिखिए प्रीवेल इंसिडेंस ना, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला दोनों देखेंगे हम बाद में। इंसिडेंस मतलब होता है न्यू केसेस, न्यू केसेस इन स्पेसिफिक पीरियड, हम आगे बताएंगे इसको फिर। नेक्स्ट लिखिए प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंस ओल्ड प्लस न्यू केसेस, ओल्ड प्लस न्यू केसेस। थर्ड लिखिए नोटिफिकेशन रेट,
मॉर्बिडिटी के अंदर ही। नोटिफिकेशन रेट मतलब उल्ट किसी भी एक डिजीज या किसी भी टाइप की उसका नोटिफाई हो रही है कि नहीं। तो इसके अंदर लिखिए हाउ मेनी केसेस आर नोटिफाइड, हाउ मेनी केसेस आर नोटिफाइड। ठीक है, किसी एरिया में कोई डिजीज का पर्टिकुलरली कोई केस है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, या स्पेशली एमपी में हम बात करें तो सिकल सेल एनीमिया है ना, इसके पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा केस नोटिफाई हो रहे हैं। तो वहां पे क्या उससे रिलेटेड हम रिसर्च कर सकते हैं या उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट हम और ज्यादा कर सकते हैं, है ना। होता है ना, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है तो एक स्पेसिफिक एरिया है एमपी के अंदर, ठीक है। और वहां पे सहरिया कम्युनिटी रहती है श्योपुर के आसपास। श्योपुर एक जगह है ना, एक जिला है। तो वहां पर क्या है, एमपी में ट्यूबरकुलोसिस इनको बहुत ज्यादा होता है। तो सहरिया कम्युनिटी के लिए हम वहाँ का हम देखा कि नोटिफिकेशन रेट क्या है यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का बहुत ज्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वहां पर उस तरह का स्टेबलाइजमेंट किया कि वहां पे जो भी हेल्थ केयर है वो पहुंचा सके। नेक्स्ट, अटेंडेंस रेट इन ओपीडी एंड हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, किस टाइप की केसेस सबसे ज्यादा अटेंड किए जा रहे हैं इन ओपीडी। तो अटेंडेंस रेट्स इन ओपीडी एंड हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट, एडमिशन, इसी में मॉर्बिडिटी में एडमिशन, री एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट। एडमिशन, री एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल। जैसे कोई स्ट्रोक का केस है, अब वहां पर जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलेगी फिर, है ना, कि ऐसे कितने पेशेंट है जो स्टे कर रहे हैं हॉस्पिटल में, कितने बेड नए बनवाने हैं, कितना क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेल्स ऑफ सिकनेस और एब्सेंस फ्रॉम वर्क और स्कूल, कि कितने दिन का स्पेल रहा सिकनेस का, स्पेल ऑफ सिकनेस और एब्सेंस फ्रॉम वर्क और स्कूल, यानी कि बच्चा स्कूल जाता था तो कितने दिन ऐसे हैं कि उसको मेडिकल लीव लेनी पड़ी और वो कितने दिन स्कूल नहीं गया उसकी वजह से, या आप कॉलेज में जा रहे हो तो अपनी कितने दिन की मेडिकल लीव, उससे भी हमें पता चलेगा, है ना। या फिर कोई वर्क में जाता है तो कितने दिन अपने वर्क से एब्सेंस रहा ड्यू टू मेडिकल लीव। ये कई बार फॉल हो जाता है, आप लोगों को पता है इसके बारे में। नेक्स्ट, मोर मॉर्बिडिटी विल बी इन विंटर। एक चीज याद रखना, जो मोर मॉर्बिडिटी देखने को मिलती है, मॉर्बिडिटी इन विंटर, विंटर में सबसे ज्यादा मॉर्बिडिटी देखने को मिलती है। या ओपीडी सबसे ज्यादा फुल कहाँ देखने को मिलेगी, विंटर्स में। नेक्स्ट, डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स। तो इसमें चार तरह के इंडिकेटर्स आते हैं डिसेबिलिटी में, है ना। फोर्थ नंबर पे, थर्ड नंबर पे है और इसमें फोर लिखी है। तो चार इंडिकेटर होते हैं डिसेबिलिटी के। पहला है डेली, DALY, डेली। डेली। दूसरा है आपका DFLE, इससे बहुत MCQ आते हैं ना, देखा भी होगा आपने, DFLE। नेक्स्ट, HALE, हेली। और फोर्थ है आपका क्वाली। तो ये क्या है आपके, चारों ही डिसेबिलिटी इंडिकेटर है। तो एक चीज मैं बता, ये पढ़ाने से पहले एक चीज आपको बता दूं, डिसेबिलिटी होती क्या है। देखिए, डिसेबिलिटी मतलब किसी भी कारण से, ऐसे दो इवेंट होते हैं डिसेबिलिटी के अंदर। इवेंट टाइप होगी एक, इवेंट टाइप, और दूसरा होता है पर्सन टाइप। पर्सन टाइप, इवेंट टाइप में क्या होगा, आप एक पर्टिकुलरली टाइम के लिए आप अपने वर्क से एब्सेंट रहे, ठीक है, क्यों वजह से, मान लीजिए किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, अब उसकी वजह से उसका फ्रैक्चर हो गया, अब वो जितने दिन स्कूल नहीं आया, जितने दिन अपने वर्क पे नहीं गया,
तो उसका वो क्या हो गया, वो रिस्ट्रिक्टेड पीरियड हो गया फॉर द वर्किंग। द नंबर ऑफ द डेज रिस्ट्रिक्टेड द एक्टिविटीज, इसके अंदर लिखिएगा नंबर ऑफ द डेज रिस्ट्रिक्टेड द एक्टिविटीज। अब पर्सन लेवल पे क्या होगा, तो इसमें दो टाइप्स का होगा, पर्सन टू टाइप्स का इसमें। पहला है लॉस ऑफ मोबिलिटी, मतलब चल फिर नहीं पाया, लॉस ऑफ मोबिलिटी और लॉस ऑफ डेली वर्क, लॉस ऑफ डेली वर्क। तो जो लोग अभी आपने देखा होगा ना, अभी जैसे यूनाइटेड उसका, अभी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी होती है वो इसी बेसिस पे क्लेम पास करती हैं। जो क्लेम पास होते हैं ना, वो इसी टाइप से होते हैं कि जो इवेंट्स टाइप की, उसमें कितने दिन उसका वर्क नहीं हुआ, कितने दिन पर्सन टाइप है, या फिर उसका दोस्त लॉस ऑफ मोबिलिटी है, लॉस ऑफ डेली वर्क, जो डेली रूटीन के वर्क थे वो नहीं कर पा रहा, ये कितने दिन से हो गया, ये कितनी परसेंट इसको डिसेबिलिटी आई है, ये सब चीजें क्या करती है, इसी के बेसिस पे क्या होता है, इंश्योरेंस आपका क्लेम पे पास होता है। क्लियर। तो अब पहली हेडिंग डालिए डेली। इसकी फुल फॉर्म लिखिए, डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर, डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर। देखिए एक पर्सन है जो उसकी लाइफ एकदम अच्छी रही, 50 साल तक उसने बढ़िया लाइफ की, 50 ईयर्स की एज में उसको क्या आ गया, सीवी स्ट्रोक आ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, उसको डिसेबिलिटी क्रिएट हो गई। और ये डिसेबिलिटी कितने साल तक रही, 5 साल तक, और 5 साल बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक है। और उसकी वैसे एज कितनी होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड ऑफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो 70 ईयर, मतलब 55 से 70 के बीच कितने साल हो गए, 15 साल। और 50 से 55 के बीच कितने साल हो गए, 5 साल। तो टोटल जो डेली होगा उसका वो कितना होगा, 20। ठीक है। डिसेबिलिटी के बाद के हम इसमें ईयर काउंट करते हैं, और उसकी ईयर ऑफ लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, तो ये कितना हो गया, 15। उसको जीना कितना था टोटल, अभी 20 साल और जीने थे, हेल्थी लाइफ लेनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बीच में स्ट्रोक आ गया, उसकी वजह से उसकी जो लाइफ थी वो हैम्पर्ड हो गई। यहाँ सबसे पहले तो डॉक्टर्स ने क्या किया, डिसेबिलिटी की वजह से उसको 5 साल खींच लिया। ठीक है, जैसे भी मेडिसिन से खींचा या कैसे भी करके वो 5 साल और जिंदा रहा। तो 5 ईयर ये और 15 साल ये, कि वो और जी सकता था। तो ये मिला के उसका टोटल होता है डेली। तो डेली के अंदर आप लिखिएगा इसकी डेफिनेशन। पहला तो लिखिए, एमसीक्यू पॉइंट है ये, डेली इज सर बेस्ट। सर ये एक बार और समझा दीजिए। हाँ मैं अभी डेफिनेशन लिखवा दूं, फिर आपको, फिर इसके बाद समझाता हूँ, है ना। ओके। 2 पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर से इसको समझाऊंगा, ठीक है। डेली इज बेस्ट मेजर, डेली इज बेस्ट मेजर ऑफ ए बर्डन ऑफ डिजीज, ए बर्डन ऑफ डिजीज इन इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन, इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन। पहली चीज याद रखना, जो बर्डन ऑफ डिजीज है हम वो किसकी मदद से देखते हैं, एमसीक्यू पॉइंट है, बाय डेली। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखना इसका। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट, नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट प्री मेच्योर डेथ, ये ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट, ये 55 से लेके एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ कितनी थी, 70 साल मान के चल रहे हैं अपन। तो कितने साल हैं जो उसने नहीं जिए, ये 15 साल। क्लियर। तो उसके बाद उसमें लिखना प्लस
नंबर ऑफ ईयर लिव विद डिसेबिलिटी, नंबर ऑफ ईयर लिव विद डिसेबिलिटी। तो क्या हो गया, पहला तो उसकी प्री मेच्योर जो डेथ हुई है, नंबर ऑफ ईयर जो उसने लॉस किए हैं वो कितने हो गए अपने 15, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर लिव विद डिसेबिलिटी, तो वो कितने आ गए इस केस में 5, इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो इस केस में जो डेली होगा वो कितना होगा 20, ठीक है। और हर एक, इसके पहले मैं पूरा लिखवा देता हूं फिर आप अपने क्वेश्चन पूछना। वन डेली इक्वल टू, वन डेली इक्वल टू 1 year of healthy life lost, 1 year of healthy life lost। तो इस केस में इस पर्सन ने जो टोटल हेल्थी लाइफ लॉस्ट की है वो कितनी आ जाएगी, टोटल 20 ईयर उसने अपनी हेल्थी लाइफ की खो दी है। 5 तो उसने डिसेबिलिटी के साथ खो दिए और प्रीमेच्योरली डेथ की वजह से खो दिए। ठीक है, नेक्स्ट पहले मैं इसको लिखवा देता हूं फिर आप अपने क्वेश्चन पूछना है ना। डेली इज डिफाइन द बर्डन ऑफ डिजीज, ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूं पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए मोर डेली फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है, कैंसर, सीवी स्ट्रोक या मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। हाँ, क्लियर। अब आप अपने क्वेश्चन पूछिए इससे रिलेटेड। डॉक्टर कीर्ति बताइए क्या पूछ रहे थे आप। सर आ गया समझ पे, अभी आपने लिखवाया ना वही तो आ गया समझ पे। हाँ हाँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल अभी मैं इसी को लिखा रहने देता हूँ ना, आप एग्जाम्पल यही लेके चलना। अब दूसरा डालिए आप, DFLE, DFLE। तो इसमें लिखिए डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इसको ब्रैकेट में लिख लेना, इसी को हम बोलते हैं कौन सा इंडेक्स, सुलिवियन इंडेक्स। इससे आपने अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो पता चलेगा, SULLVAN, सुलिवेंस इंडेक्स। मतलब अब उसने कितनी फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी के साथ में लाइफ जी। तो अगर मैं यही एग्जांपल लूं तो 0 से जो 50 एज तक की जो लाइफ जी है उसने, वो कैसी दी है, जी है विदाउट डिसेबिलिटी, मतलब हेल्दी लाइफ जी है। तो उसका DFLY कितना आ जाएगा, सॉरी DFLE कितना आ जाएगा, तो उसका 50 ईयर्स ऑफ एज, यही DFLE है। नहीं, जस्ट उसका अपोजिट समझ लो या कैसे भी समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए HALE, हेल। इसमें हल्का सा कंफ्यूजन होगा लेकिन नहीं होने दूंगा ना, थोड़ा सा ध्यान रखना जो ये वाला बताऊंगा। HALE, हेल, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके अंदर याद रखिएगा पॉइंट, पहले लिखिए फिर मैं बताता हूं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए बर्थ इंक्लूड टाइम स्पेंट ऑन पुअर हेल्थ, इंक्लूड टाइम स्पेंट ऑन पुअर हेल्थ। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, इसी एग्जांपल से समझते हैं इसको। लाइफ फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी, ये भी इसमें इंक्लूड होगा, तो कितना था 50 ईयर्स, क्लियर। नेक्स्ट इसी के अंदर लाइफ विद डिसेबिलिटी प्लस लाइफ विद
डिसेबिलिटी, वो कितना था? 5 ईयर। तो टोटल अपना पास कितना आ गया? 55। ठीक है। लेकिन अब मैंने एक पॉइंट बताया, अपना पुअर हेल्थ की बात की है। पुअर हेल्थ कब? इस जो 50 ईयर्स की लाइफ जो उसने जी है, इस बीच भी कुछ ऐसे फैक्टर हुए होंगे जिसकी वजह से उसकी लाइफ क्या हुई होगी? अफेक्टेड हुई होंगी, है ना? तो उसे पुअर हेल्थ फैक्टर बोलेंगे, या उसको जो अंदर हम बोलेंगे उसको याद रखना, एडजस्टमेंट फैक्टर प्लस एडजस्टमेंट फैक्टर। देखिए 5 साल तो उसके गए जो गए हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक के 5 साल तो गए, 5 ईयर। इसके अलावा जो उसने हेल्थी लाइफ, जैसे आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मलेरिया हो गया, कभी कुछ और हो गया, तो इस बीच भी तो कुछ टाइम पे रहा होगा। तो अगर उस टाइम को निकाल दें तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेल्थी एडजस्टमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें हमने याद रखना डेली से, इसमें हमने इसकी बात नहीं की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। हमने केवल यहाँ 55 ईयर ही जोड़ा है, यहाँ हमने उसकी तरह 70 ईयर्स नहीं जोड़े, है ना? अब इस 70 में से 5 गए तो ये तो डिसेबिलिटी में चल गए। अब ये 50 में से जो भी इसको डेंगू फीवर, पुअर एडजस्टमेंट या पुअर हेल्थ रही होगी, उसको हटा के, तो इसी को दोबारा लिखवा रहा हूँ, है ना? दोबारा से लिखना है इसको पूरा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। हेल्थी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए बर्थ इंक्लूडेड टाइम स्पेंट ऑन पुअर हेल्थ, उसको भी हम इसमें काउंट ही कर रहे हैं, है ना? तो लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, तो 50 ईयर्स हो गए, प्लस लाइफ विद डिसेबिलिटी 5 ईयर एंड एडजस्टमेंट फैक्टर, साथ में प्लस एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। तो तीनों चीजों को मिला के HALE बोल दिया। नेक्स्ट लिखिए, किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? हेलो सर। हेलो सर दिल्ली और HAL में क्या डिफरेंस है क्या? हेलो। मैं ये बोल रहा हूँ फिर हेल और डेल में क्या डिफरेंस है क्या? मतलब दिल्ली और HAL। तुम्हारी आवाज मोहन साफ नहीं आ रही है, बट शायद तुम ये कहना चाह रहे हो कि दिल्ली और हेल में क्या अंतर है ना? और हेल में, तो यहाँ हमने एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है ना, वो काउंट की थी। यहाँ पर अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। यहाँ पेशेंट के जो 20 ईयर्स थे, वो आंसर आ रहा था कि वो इक्वल टू क्या था डेली के अंदर? 1 इज इक्वल टू डेली था, मतलब कि अगर उसने 1 साल अपना नहीं जिया, मतलब उसकी लाइफ अफेक्टेड हुई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ में केवल हेल्थ की बात चल रही है, ओनली ऑन हेल्थ पर हमारा फोकस है। और डेली के अंदर हमारा किस पे फोकस है? केवल और केवल डिसेबिलिटी पे, कि कितने उसने अपनी जो जिंदगी के जो 20 साल थे वो क्या कर दिए? गवा दिए। और यहाँ हम देख रहे हैं पॉजिटिव वे में, यहाँ हम देख रहे हैं नेगेटिव वे में। ये बर्डन ऑफ डिजीज को शो कर रहा है, ये हेल्थ ऑफ सोसाइटी को शो कर रहा है। ठीक है। हेलो। जी सर। जी। तो ये चीज याद रखना ना। एक चीज आप डेली में और लिख लो, डेली का एक पॉइंट अच्छा याद आया है मुझे। डेली का मैं एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ, डेली के जो इससे इसको आपको डिफर भी कर देगा। डेली डेली कैन मेजर both मोटिलिटी एंड डिसेबिलिटी टुगेदर। आप डेली में मोटिलिटी भी काउंट कर रहे हो, है ना? इसी वे में बता दिया मैंने, मोटिलिटी भी काउंट कर रहे हो, साथ में आप उसमें क्या कर रहे हो? डिसेबिलिटी भी काउंट कर रहे हो। क्लियर? ये और थोड़ा आपको स्पेसिफिक याद रहने में मदद करेगा। डेली कैन मेजर मोटिलिटी विद डिसेबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए क्वाली, QALY।
क्वाली, इसकी फुल फॉर्म लिखिए क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। अब एग्जांपल चेंज करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कोई पर्सन है जो बर्थ से 50 ईयर में आया, 50 ईयर में आकर इसको क्या डायग्नोसिस हुआ, डायबिटीज टाइप 2 मेलाइटस, मतलब टाइप 2 की डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 इसको डायग्नोसिस हुई। ठीक है, और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 70 ईयर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब अगर हम इसको यहाँ पर एंटी डायबिटिक ड्रग, एंटी डायबिटिक ड्रग नहीं देंगे तो इसकी डेथ कहाँ हो जानी चाहिए थी, यहीं पर। ठीक है, लेकिन हमने इसको कहाँ तक लेके गए, 70 ईयर ऑफ दी एज तक लेके चले गए। 70 साल की एज तक हम में जाकर इसकी डेथ हुई, या 60 साल में जाकर इसकी डेथ हुई। तो हमने जो इंटरवेंशन किया है, मेडिसिनल इंटरवेंशन, वो कितने ईयर इसको जिंदा रख दिया, इसने इसको 60 साल के अकॉर्डिंग 10 साल इसको क्या कर दिया, जिंदा रख दिया। तो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, इसी में हम यही काउंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, मतलब इसके अंदर लिखिएगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ एडेड बाय इंटरवेंशन। एग्जाम्पल, ए पर्सन विदाउट ट्रीटमेंट, इसी का एग्जाम्पल बता दिया ना, 60 साल लिख लेना इसको। ए पर्सन विदाउट ट्रीटमेंट डाई एट ए 50 ईयर्स ऑफ एज, die at a 50 years of age, and a person with treatment lives with 60 years of age added to a 10 year of life। अगर आप इसको डायबिटीज मेलाइटस को या कोई और डिजीज भी रख सकते हो यहाँ, है ना, मतलब कोई सी भी डिजीज रख सकते हो, अगर आप उसको इंटरवेंशन नहीं करते यहाँ पे आके, उसको मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते, तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और जी लेता, 1 साल और जी लेता, है ना, बिना दवाइयों के। लेकिन किसी ना किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती। लेकिन जब से आपने मेडिसिन दी है तो उसकी जो लाइफ है ईयर वो बढ़ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोरोनरी हार्ट डिजीज को रख सकते हो, जो आप डिजीज चाहे वो रख सकते हो। ठीक है, कई सर्जिकल डिजीज को भी रख सकते हो। ठीक है, नहीं तो उसकी यहाँ क्या हो जाती, डेथ हो जाती। लेकिन आपने उसको इंटरवेंशन किया और 10 साल उसकी लाइफ बढ़ा दी, इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी एडजस्ट लाइफ ईयर्स। तो इस केस में क्यू एल वाई कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक डॉक्टर्स के लिए अच्छी चीज है, डॉक्टर्स इंक्रीज, पॉइंट याद रखना, डॉक्टर इंक्रीज, डॉक्टर इंक्रीज क्वाली एंड डिक्रीज डेली। जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आप अपनी क्वालिटी एडजस्ट लाइफ ईयर्स को बढ़ाते हो या इंक्रीज कराते हो, और जब आप डॉक्टर से बजाते हो तो डॉक्टर आपकी डेली को क्या करता है, कम करता है पहले से ही, इस केस में। तो याद रखना, डेली हमेशा अपन नेगेटिव वे में देख रहे थे, जबकि क्वाली भी क्या है, एक तरह का पॉजिटिव वे, क्या है, आपने 10 ईयर्स उसके इंक्रीज कर दिए। क्लियर। तो ये था डिसेबिलिटी इंडिकेटर। नेक्स्ट लिखिए, थैंक यू। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। तो इसके अंदर मैं सीधे सीधे लिखाता जा रहा हूँ, आप लिखते जाना। तो इसमें लिखिए डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो, पहला लिखिए डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो कितना है इंडिया का, 1:1000 पीपुल होना चाहिए ना, 1:1000 पीपुल, यानी 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्टर नर्स रेशो, डॉक्टर नर्स रेशो। तो देखिए नॉर्मली क्या होना चाहिए, एक डॉक्टर पर 3 नर्स होनी चाहिए। तो डॉक्टर नर्स रेशो क्या होना चाहिए, 3:1। बट इंडिया का अभी प्रेजेंट टाइम में 1.7:1 है, मतलब कि एक डॉक्टर पर केवल 1.7 नर्सेज हैं। ठीक है, ये 2021 की रिपोर्ट से बता रहा हूँ मैं, अभी का डाटा नहीं आया है, अभी का डाटा है नहीं प्रेजेंट, 2021 के डाटा से लिया है मैंने, ये है ना 1.7
1:1। अगर आपको नया डाटा याद हो तो आप एड ऑन कर देना, या जब एग्जाम से पहले कुछ नया डाटा आ जाए तो लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट, पॉपुलेशन बेड रेशो। पॉपुलेशन बेड रेशो मतलब कि एक मान लीजिए 1 लाख या 1,000 पॉपुलेशन पे कितने बेड होने चाहिए। तो आपको पता हो ना, इंडिया में बेड्स की बहुत ज्यादा कमी है ना। आप एम्स में जाओगे, एम्स में बेड नहीं मिलते हैं। आप दूसरे कहीं और जाओगे तो वहां बेड नहीं मिलते हैं ना। हॉस्पिटल्स में होता है ना, क्योंकि बेड की कमी है। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू WHO, 3 to 5 पर बेड होना चाहिए 1,000 पॉपुलेशन के अंदर। अलग अलग जगह के लिए अलग जगह, तो उन्होंने 3 से 5 लिया है कि 1,000 पॉपुलेशन पे 3 से 5 बेड तो होना ही चाहिए, चाहे प्राइवेट के चाहे गवर्नमेंट के मिला के। बट इंडिया का रेशियो है इसमें 1.4 इंटू 1,000 पॉपुलेशन, यानी कि 1.5 बेड है 1,000 लोगों पे, जस्ट आधा इसका, 3 से 5 का, आधा भी नहीं है ना, ओनली 1.5 बेड है 1,000 लोगों पे। ये भी पुराना ही रेशियो बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट लिखिए, पॉपुलेशन पर सब सेंटर रेशियो। पॉपुलेशन पर सब सेंटर रेशियो, तो अभी है आपका एक सब सेंटर है 5,000 पॉपुलेशन पर। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ नॉर्मल जगह पे। जबकि हिल एरियाज में या ट्राइबल एरियाज में ये रेशो है 3,000 to 1 सब सेंटर, यानी 3,000 पॉपुलेशन पर एक आपका सब सेंटर है। जबकि नॉर्मल एरियाज में 5,000 लोगों पर एक सब सेंटर है ना। तो ये पॉइंट से याद रखना। नेक्स्ट है पॉपुलेशन पर आशा। 1,000 लोगों पर एक आशा होनी चाहिए ना। आशा मतलब फुल फॉर्म याद होगा आपको, कोई बताना चाहेगा आशा का फुल फॉर्म? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ, क्या लिखा है, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, है ना। तो आशा की फुल फॉर्म होती है नेक्स्ट यूटिलाइजेशन रेट। नेक्स्ट है आपका यूटिलाइजेशन रेट। अब आप मान लीजिए आपके पास बेड भी है, सब कुछ है। आपने हेलो, सर आशा कितनी बताई आपने? 1,000 पर एक, 1,000 पॉपुलेशन पर एक आशा होना जरूरी है। तो शायद दो नहीं दे सकता है। नहीं, अभी इसमें एक ही है मेरे पास डाटा यार, एक का ही है। जब मैं हम्म, आशा पढ़ाऊंगा तब मैं स्पेसिफिक बताऊंगा फिर, है ना। जी। सही कह रहे हो तुम, पर मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन जो डाटा है अभी उसके अकॉर्डिंग बताया मैंने, है ना। 1:1,000, ये है, ठीक है। आशा मैं अलग से एक शॉर्ट नोट लूंगा पूरा ना जब पढ़ाऊंगा। अभी बाद में जब हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना, तब मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो फिर तुम्हें पॉइंट समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा था। ठीक है, यूटिलाइजेशन रेट। तो अब अपने इंडिया में क्या हो रहा है ना, कि अपने पास सुविधाएं सारी हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यूटिलाइजेशन रेट के अंदर लिखिए परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुली इम्यूनाइज, कि कितना परसेंट है कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उनमें से कितने चिल्ड्रन है जो इम्यूनाइजेशन ले रहे हैं, उसका कितना परसेंट है। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुली इम्यूनाइज्ड। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ एंटीनेटल मदर, परसेंटेज ऑफ एंटीनेटल मदर विथ 4 चेकअप, है ना। एक एंटीनेटल चेकअप, कितने फीमेल है जिन्होंने अपने 4 एंटीनेटल चेकअप कराए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट बेड ऑक्यूपेंसी रेट। बेड ऑक्यूपेंसी रेट, कितने बेड ऑक्यूपाइड हैं, बेड ऑक्यूपेंसी रेट। ये आपका स्टेट वाइज भी हो सकता है, ये आपका हॉस्पिटल वाइज भी हो सकता है, या आपका कंट्री वाइज भी हो सकता है ना डाटा। नेक्स्ट बेड टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, कितने दिन तक वो रुकता है। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स।
न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, इसमें लिखना प्रीवेलेंस ऑफ गोइटर, प्रीवेलेंस ऑफ गोइटर, है ना, पहले आयोडीन की कमी से होता था, अभी तो इतना नहीं है लेकिन होता है। तो प्रीवेलेंस ऑफ गोइटर प्लस एंड एनीमिया, कोमा लगा के, एनीमिया या माल न्यूट्रिशन या विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये कितना हो रहा है। तो ये क्या है, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर है। नेक्स्ट लिखिए सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर, सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर, इसके अंदर लिखिएगा क्राइम रेट्स, क्राइम, है ना, दिल्ली में कितना क्राइम हो रहा है ना, आप देख रहे होंगे, या आप स्पेसिफिक स्टेट का एक क्राइम रेट देख सकते हो, है ना, वहां पर रेप्स कितने हो रहे हैं। तो ये सारा क्या सोशल एंड मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर बताते हैं। तो क्राइम रेट्स, सुसाइड्स, अब जैसे सुसाइड्स कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कोटा में ज्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं, तो उसका सोशल एंड मेंटल हेल्थ क्या है, वहाँ की बिगड़ी हुई है, खराब है। नेक्स्ट होमिसाइड्स, होमिसाइड्स कोई पर्टिकुलरली एरिया में ज्यादा हो रहे हैं, तो होमिसाइड्स, ये सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर को शो करता है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, तो इसमें वही आ जाएगा इन्वायरमेंट में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। किसी किसी जगह की क्या है, सॉइल बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन, है ना, आपने मिनी माटा डिजीज का नाम सुना होगा, मिनी माटा डिजीज वाटर में कंटामिनेशन की वजह से हुई थी, है ना, एचजी के, मरकरी के, है ना। तो जापान के अंदर देखने को मिला था कि वो एक इंडस्ट्रियल ने वहां पर जो है वो टॉक्सिक वाटर छोड़ दिया था, उसकी वजह से हमें मिनी माटा डिजीज देखने को मिली थी, है ना। ये जब आप एफएमटी पढ़ोगे तब पढ़ोगे इसके बारे में, टॉक्सिकोलॉजी में। तो वो काय का एग्जाम्पल है, वाटर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट सोशो इकोनॉमिकल इंडिकेटर, सोशो इकोनॉमिकली इंडिकेटर, इसके अंदर एक पॉइंट, एक लाइन लिखिएगा, these do not directly measure health, these do not directly measure health but are important in the, but are important in the interpreting health indicator, interpreting हेल्थ इंडिकेटर। क्यों, क्योंकि वैसे ही अपन ने देखा ना, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस अगर किसी का डाउन है तो वहाँ सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगा, हाउसिंग अच्छी नहीं हो सकती, क्लोथिंग अच्छी नहीं हो सकती है, तो वो इनडायरेक्टली क्या करेगी, कम्युनिकेबल डिजीज को प्रमोट करेगी, है ना। और अगर किसी का सोशोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा है तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि उन केसेस में आपको क्या देखने को मिल सकता है, वहां पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ज्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट्स लिखिएगा, है ना, इसके अंदर इलिटरेसी, इलिटरेसी मतलब वहां पर अनपढ़ लोग ज्यादा हों, उस पर डिपेंड करेगा। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कैसी है वहां की, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, वहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है ना, उसका लेवल कितना है, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशो कैसा है, डिपेंडेंसी रेशो मतलब होता है ना, डिपेंडेंसी रेशो, बताइए आप लोग, डिपेंडेंसी रेशो किन का लिया जाता है, कौन सी एज ग्रुप में माना जाता है डिपेंडेंसी रेशो, डिपेंडेंसी रेशो के लिए कौन सी एज ग्रुप लिया जाता है, कोई बताना चाहेगा। तो लेस देन 15 ईयर और मोर देन 65 ईयर, दे आर इंक्लूडेड इनटू डिपेंडेंसी रेशो। पहले ये कई लोग इसको 60 भी काउंट करते थे, लेकिन अभी आप इसको 65 करेंगे, क्यों, क्योंकि जो अब जो रिटायरमेंट एज है वो 65 हो गई है ना। तो 65 ईयर मैंने यहाँ पर लिया है, कई जगह पे 65 ईयर ऑफ रिटायरमेंट एज हो गई है, तो हम उसको उसी के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे। तो अगर लेस देन एज कितनी है, 15 ईयर से लेस देन है, और मोर देन 65 ईयर ऑफ एज है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, डिपेंडेंसी रेशो में। नेक्स्ट फैमिली साइज कैसा है, एक ही घर में 12 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं,
ये एक घर में एक बच्चा है, दो बच्चा है, उस पर डिपेंड करता है। फैमिली साइज कैसा है, हाउसिंग कैसा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन इन अ पर रूम, एक पर्सन के लिए मतलब एक रूम में कितने लोग रह रहे हैं, एक लोग रहते हैं कि दो लोग, तीन, पांच, उस पर डिपेंड करता है। पर कैपिटा कैलोरीज अवेलेबल, मतलब एक पर्सन के लिए कितनी कैलोरीज अवेलेबल है ना। कई होता है ना, भुखमरी बहुत जगह पे देखने को मिलता है, हंगर इंडेक्स आती है इसके लिए। तो या फिर कई जगह बहुत ज्यादा कैलोरीज खाने को मिलती है, तो ये उस पर डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट लिखिए, हेल्थी पॉलिसी इंडिकेटर। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, मैंने जितनी भी चीज ली है ना, ये सब डाटा वाइज लिया है ना, मैं लेटेस्ट डाटा चेक करके ले रहा हूँ। इसलिए इन सब चीजों के लिए तो फ्री हो जाइए। बुक्स में कुछ और भी दिया हो सकता है, मैं बुक्स का नहीं मान रहा हूँ। जो अभी पर्सनली जो अभी पर डे स्पेशली मतलब 2 डे जो डाटा है, उसी के बेसिस पे मैंने पूरा डाटा लिया है। ये लेक्चर बनाने से पहले पूरा डाटा मैंने रिवाइज किया है ना। तो हेल्थी पॉलिसी इंडिकेटर के अंदर लिखिए, WHO रिकमेंडेड 5% ऑफ GDP टू बी स्पेंड, 5% ऑफ GDP हाँ क्या बता था। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर के अंदर WHO रिकमेंडेड 5% ऑफ GDP टू बी स्पेंड ऑन हेल्थ। WHO कहता है कि जो भी आपकी GDP है, उसका जो 5% है, आप किस पर इन्वेस्ट करें, आप अपने यहाँ की अपनी कंट्री की हेल्थ पर इन्वेस्ट करें, उसका 5%, ठीक है। बट 2025 में जो अपने जो हुआ है ना, बजट आया है, बजट, उसमें कितना परसेंट दिया है GDP का, 1.97%, ओनली 1.97% गो फॉर हेल्थ। जबकि WHO कहता है कि आपकी GDP का कितना परसेंट देना है आपको, आपको 5% देना है। जबकि इंडिया ने कितने दिया है इस बार के बजट में, 1.97। कई जगह पे आपको ये डाटा 2.1% भी दिख जाएगा, 2.1%, बट ये प्रीवियस ईयर का डाटा है, पहले का डाटा है। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए, जो इस बार लेटेस्ट डाटा है वो है 1.97%, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। इन किस किस बजट के लिए, बजट ऑफ 2025-26, ठीक है, तो ये याद रखना। कई बार क्वेश्चन आपके इसमें इसी बेसिस पे आते हैं। अब लिखिए बेसिक नीड्स इंडिकेटर, बेसिक नीड्स इंडिकेटर, ठीक है। इसमें लिखिए एक्सेस टू वाटर, कितने लोगों को पानी मिल रहा है, एक्सेस टू वाटर, बेसिक नीड्स आएंगे इसमें ना। या कैलोरीज कंजप्शन, अपन ने एक पढ़ा था वहां पर कैपिटा कैलोरीज, कैलोरीज अवेलेबिलिटी, हम यहाँ देख रहे हैं कैलोरीज कंजप्शन कितना हो रहा है। तो कैलोरीज कंजप्शन, एक्सेस टू वाटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इसमें भी रखा है। इसमें बेसिक इंडिकेटर में बहुत सारे आ जाएंगे, है ना। इसमें जो अपन ने भी सब पढ़े थे वो सारे आ जाएंगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ ड्यू टू डिजीज, डेथ ड्यू टू डिजीज। अब मान लीजिए किसी की ट्यूबरकुलोसिस की वजह से डेथ होती है, तो ये क्या एक अच्छी चीज नहीं है ना। इंडिया जैसी कंट्री में अभी भी अपने पास दवाइयाँ सब कुछ अवेलेबिलिटी है, उसके बाद भी अगर किसी की डेथ होती है, तो ये बेसिक जो नीड्स थी उनके अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। इलिटरेसी, है ना, अभी भी क्या है, साक्षर कई लोग अनपढ़ हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम आती है ना। जैसे आप लोग देखते हो मोबाइल चलाने में, इन सब में मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है, जो डेली बेसिक चीजें। रूम्स पर पर्सन, है ना, एक रूम में कितने लोग रह रहे हैं। कहीं पे आपने देखा होगा ना, मुंबई जैसे सिटी में एक रूम में 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 लोग रहते हैं ना, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। एंड डॉक्टर एंड नर्स पर पॉपुलेशन, डॉक्टर नर्स पॉपुलेशन कितना है पर पॉपुलेशन, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका GNP पर कैपिटा, GNP यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा। यह मैं पढ़ाऊंगा आपको ना, सारे हम चीजें पढ़ेंगे, अभी केवल एक जगह पे लिख रहे हैं, पर पॉपुलेशन या पर कैपिटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये शायद बुक्स में आपको भी मिलेगा नहीं,
वो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसमें ही है ये शायद ये वाला टॉपिक।